आप सभी को प्रणाम। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अनटच विद रवि और मैं हूं आपका होस्ट रविकांत शुक्ला। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो व्यक्ति अपनी विचारधारा को इस तरह से पूरे दुनिया में प्रवाहित करके गया कि उसको आज पूरी दुनिया आत्मसात कर रही है। उस विचारधारा को जिस विचारधारा पर आज केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी या किसी भी राज्य में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों को आत्मसात कर रही है। उनके नाम पर कई योजनाएं, कई विद्यालय, कई पार्क, कई स्टेडियम और कई शहरों का नाम उनके नाम पर हुआ है। आज हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं इस दुनिया को एकात्म मानववाद की प्रेरणा देने वाले जनसंघ के सह संस्थापकों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। पंडित जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान में हुआ था। हालांकि अब नगला चंद्रभान को पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम के नाम से जाना जाता है। इनके पिताजी भगवती प्रसाद जी जो एक ज्योतिष थे और माता का नाम राम प्यारी था। ये अपनी प्रारंभिक पढ़ाई करने के लिए अपनी ननिहाल चले गए। ननिहाल में इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा, इंटरमीडिएट की परीक्षा पूर्ण की और मेधावी छात्र थे और अपने जीवन में अपनी मेधा से इन्होंने ऐसे ऐसे परिणामों को हासिल किया जो एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। स्नातक की पढ़ाई करने के लिए पंडित जी विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय कानपुर में इन्होंने अपना प्रवेश लिया। जब ये स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी से आपकी भेंट हुई। डॉक्टर साहब ने पंडित जी के विचारों को सुना। राष्ट्र के प्रति उनकी कर्मठता, उनके विचार, उनकी लगनशीलता को देखते हुए पंडित जी ने उन्हें शाखा आने का निमंत्रण दिया। चूंकि पंडित जी जिस ध्येय को लेकर चल रहे थे उसी ध्येय को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपना कार्य आगे बढ़ाता हुआ चल रहा था, तो पंडित जी ने तनिक न देर लगाते हुए तुरंत उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और अपने साथियों के साथ शाखा में जाना प्रारंभ कर दिया। उसके पश्चात पंडित जी का कुछ इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शकों के बीच में इस तरह से मन लगा कि वो अपना प्राथमिक द्वितीय वर्ष का शिक्षण पूरा करने के लिए नागपुर चले गए। सन 1942 में पंडित जी अपना द्वितीय वर्ष का शिक्षण पूर्ण करके वापस लौटे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन्हें लखीमपुर में जिला प्रचारक का दायित्व दिया। जिला प्रचारक का दायित्व जब पंडित जी को मिला और उन्होंने लखीमपुर में संघ के लिए इस तरह से कार्य किया कि संघ के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनकी कर्मठता और उनकी लगनशीलता को देखते हुए उत्तर प्रदेश प्रांत के प्रांत सह प्रचारक के रूप में उनकी ताजपोशी की गई। सह प्रांत प्रचारक का दायित्व मिलने के बाद पंडित जी अपनी कर्मठता से, अपनी लगनशीलता से कार्य कर रहे थे। उसी दौरान 1950 में लियाकत इम्पैक्ट यानी जिनको जानकारी नहीं हो मैं उनको बता दूं, 1950 में नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे लियाकत अली, उनके बीच में एक समझौता हुआ था। अल्पसंख्यकों के शरणार्थी बनकर भेजे जा रहे थे। इस संबंध में पंडित जी की उदासीनता को देखते हुए उस समय उनकी कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्य कर रहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने शरणार्थियों के प्रति उदासीनता को देखते हुए नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के उपरांत 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ नाम की एक पार्टी बनाई जो संघ के सहयोग से बनाई गई थी। चूंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के वरिष्ठ प्रचारकों की भूमिका में शामिल हो चुके थे और अपनी विचारधारा और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे, तो उनकी लगनशीलता को देखते हुए जनसंघ को अच्छा मार्गदर्शन मिले और जब पार्टी का गठन हो रहा था तो उस समय भी पंडित जी उसमें साथ थे। संस्थापक सदस्यों में से एक हैं पंडित जी।
संघ की तरफ से पंडित जी को भारतीय जनसंघ में शामिल कराया गया और उनकी प्रथम नियुक्ति उत्तर प्रदेश के महामंत्री के रूप में हुई। उसके पश्चात उनके कार्य, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति उनके कार्यों से प्रभावित होता था। उनकी विचारधारा कुछ इस तरह की थी कि इस देश में जो भी विकास है वो विकास तभी सफल होगा जब अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति उस विकास से लाभान्वित हो सके। इस तरह की विचारधारा पंडित जी की थी। इस तरह से वो कार्य करते थे। उनकी कार्यशीलता को देखते हुए, लगन को देखते हुए भारतीय जनसंघ ने उनको 1952 में ही पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री घोषित किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी 1952 से लेकर 1967 तक भारतीय जनसंघ में राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में कार्य करते रहे। दिसंबर 1967 में बलराज मधोक जी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को राष्ट्रीय जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। सभी कार्य चल रहे थे। भारतीय जनसंघ भी अपना पैर पसार रहा था। सांसद भी अच्छे खासे, आम चुनाव में सांसद भी वहां पे उस समय लगभग 35 के आसपास जनसंघ के सांसद हो गए थे। पंडित जी ने एक बार चुनाव भी लड़ा, 1967 में एक बार चुनाव भी लड़ा। जनसंघ के एक सांसद थे जौनपुर से, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उनका निधन हो गया था। पंडित जी, लोगों के आग्रह पर पंडित जी जौनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए और उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ा। लेकिन जातियों के नाम पे, धर्म के नाम पे उन्होंने सभाएं करने से मना कर दिया और कांग्रेस का जो प्रत्याशी था उसने सारे हथकंडे इस चुनाव को जीतने के लिए लगाए और पंडित जी इस चुनाव में पराजित हुए और कांग्रेस प्रत्याशी की इस चुनाव में विजय हुई। इसके उपरांत अब चलते हैं पंडित जी की एक ऐसी यात्रा पर जिस यात्रा के बाद पंडित जी कभी वापस लौट कर नहीं आए। ये यात्रा उनके लिए अंतरिम यात्रा साबित हुई। बात फरवरी 1968 की है। पंडित जी अपनी मुंह बोली बहन जो लखनऊ में रहती थी, लता खन्ना उनका नाम था, उनके यहाँ घूमने के लिए गए हुए थे। यानी लखनऊ प्रवास पर थे और उनका हालचाल लेने के लिए गए हुए थे। इधर 11 फरवरी को दिल्ली में संसदीय दल की बैठक होनी थी। यानी बजट सत्र से पहले हर पार्टी अपने सांसदों के साथ एक बैठक करती, उसी तरह से जनसंघ के सांसदों की बैठक होनी थी और उस बैठक की अध्यक्षता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को करनी थी और 11 फरवरी को पंडित जी को दिल्ली पहुंचना था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि पंडित जी दिल्ली ना जाने की बजाय पटना की ओर निकल पड़े। क्या कारण रहा? वो दिल्ली नहीं गए। आइए हम आपको बताते हैं। जो पुस्तकों से हमने अध्ययन किया है, इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारियां हमने संकलित की हैं, आइए हम चलते हैं पंडित जी की इस कहानी की ओर। 10 फरवरी को प्रातः उनकी बहन के यहाँ एक फोन आता है। ये फोन होता है बिहार जनसंघ के संगठन मंत्री अश्विनी कुमार का। अश्विनी कुमार ने पंडित जी से आग्रह किया कि 11 फरवरी को ही, उसी दिन जिस दिन संसदीय बोर्ड की बैठक होनी थी, 11 फरवरी को ही बिहार कार्यकारिणी की बैठक है और यदि आप आ जाएंगे तो यहाँ के प्रदेश की कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, जनसंघ के जो सदस्य हैं, उनको बहुत ही उत्साहित महसूस करेंगे और वो और तन्मयता के साथ में जनसंघ के कार्यों में लगेंगे। पंडित जी ने कुछ सोच विचार किया और ये निर्णय लिया कि वो पटना जा रहे हैं। उन्होंने स्थानीय जो लोग थे उनको अवगत कराया और पटना जाने के लिए उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जो उनके सहयोगी थे उन्होंने, उसमें एक ट्रेन जाती थी पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस। पठानकोट सियालदा एक्सप्रेस में पंडित जी का प्रथम श्रेणी में आरक्षण कराया गया। शाम को वह ट्रेन 7 बजे स्टेशन पर उसका आगमन था। शाम को उनको छोड़ने के लिए
उस समय के डिप्टी सीएम राम प्रकाश गुप्त और जनसंघ के कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जो उनको छोड़ने गए थे। अब इतने बड़े कद का आदमी, तो क्यों ना उसके साथ एक प्रोटोकॉल रहता, क्यों ना लोग उसको छोड़ने जाते। लेकिन पंडित जी हमेशा एक सादगीपूर्ण जीवन जीने के समर्थक थे। सादगीपूर्ण जीवन उन्होंने सदैव व्यतीत किया। कभी भी विलासितापूर्ण जीवन का उन्होंने किसी भी समय, कभी भी एक पल भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। सियालदह एक्सप्रेस में 10 फरवरी को उनकी प्रथम श्रेणी की सीट आरक्षित कराई गई। ट्रेन को 7 बजे शाम को आना है। सभी लोग स्टेशन पंडित जी को छोड़ने के लिए पहुंच गए। पंडित जी का उनके जो साथी थे सभी ने उनको अंदर ट्रेन में बिठाया। बिठाने के बाद में ट्रेन अपने नियत समय पे वहां से रवाना हुई। पंडित जी जिस बोगी में बैठे थे, जिस कंपार्टमेंट में बैठे थे, उसमें आधा जो डब्बा था वो प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित था और आधा डब्बा तृतीय श्रेणी यानी 3 टायर के लिए आरक्षित था। जो प्रथम श्रेणी का डब्बा था उसमें पंडित जी के साथ में उस समय के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे जो उसी प्रथम श्रेणी के कूपे में यात्रा कर रहे थे। और उस समय कांग्रेस के एक एमएलसी गौरीशंकर राय जी भी उसी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। गौरीशंकर राय जी की सीट बी कूपे में थी और पंडित जी की ए कूपे में थी। यानी ए में 4 सीटें होती हैं और बी में 2 सीटें होती हैं, हुआ करती थी। क्योंकि जब पंडित जी को ये पता चला कि बी कंपार्टमेंट में गौरीशंकर राय जी हैं तो उन्होंने उनसे आग्रह किया कि आप हमारे उसमें सीट पे आ जाइए और हम आपकी सीट पे चले जाते। चूंकि इतना बड़ा व्यक्तित्व था और उनके लिए बहुत ही छोटी सी बात थी सीटों की अदला बदली। तो सामान्य हम ही लोग कभी भी यात्रा करते हैं तो सामान्य रूप से हम लोग ही आपस में परिवर्तित कर लेते हैं। तो वो तो इतने बड़े व्यक्ति थे, इतनी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो क्यों ना संभव होता। गौरीशंकर राय ने उनके आग्रह को तुरंत स्वीकार किया। गौरीशंकर राय जी ने सहमत होते हुए पंडित जी की सीट पर वह स्वयं शिफ्ट हो गए और पंडित जी को बी कूपे में शिफ्ट कर दिया। चूंकि उनको लगा होगा कि इस कंपार्टमेंट में या इस कूपे में प्राइवेसी कुछ ज़्यादा है, तो इस वजह से उन्होंने शायद ये निर्णय लिया होगा। यह ट्रेन रात्रि 12 बजे पहुंचती है जौनपुर में। चूंकि पंडित जी को ये जानकारी थी कि जौनपुर के जो महाराज हैं उनके यहाँ से एक पत्र आने वाला है और उनको जानकारी थी, तो वो आकर जौनपुर जैसे ट्रेन पहुंच रही थी वो आकर गेट पे खड़े हो गए। जैसे ही ट्रेन वहां पे रुकी तत्काल एक युवक दौड़ता हुआ आया और पंडित जी के चरण स्पर्श करके उनको एक पत्र दिया। उस युवक का नाम था कन्हैया। पंडित जी ने अचानक पत्र खोला और एकदम अंदर की ओर दौड़े कि अरे चश्मा, मैं चश्मा तो अंदर ही रख के आया हूँ, मैं चश्मा लेकर आए हूँ। और उन्होंने पत्र को पढ़ा और कन्हैया से कहा, ठीक है, महाराज जी को बता देना, इस पत्र का जवाब मैं शीघ्र ही दूंगा। कन्हैया ने उस समय अपना बयान दिया था तो बताया, जब मैं ट्रेन जब चलने को हुई थी और मैं वापस आ रहा था उस समय घड़ी की स्टेशन पे जो घड़ी लगी हुई थी उस पर मेरे नजर पड़ी तो उस समय हो रहा था 12:12। ये कन्हैया ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने अंतिम बार पंडित जी को जीवित देखा था। इसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पंडित जी को जीवित देखा हो। उसके पश्चात ट्रेन जौनपुर से चलने के बाद में बनारस पहुंचती है। बनारस के बाद में मुगल सराय पहुंचती है। आप लोगों को शायद जानकारी होगी, मुगल सराय स्टेशन का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से कर दिया गया है। मुगल सराय में इस ट्रेन से वो डब्बा जिसमें पंडित जी बैठे हुए थे वो डब्बा उसमें से अलग होना था। उसका कारण ये था कि ऐसी कई व्यवस्थाएं रेलवे में रहती हैं कि आरक्षण कहीं के लिए होता है और जो ट्रेन जाती है तो एक निश्चित स्टेशन पर जाकर उसका डब्बा चेंज हो जाता है और वो किसी ऐसी ट्रेन में जोड़ दिया जाता है जो ट्रेन उस रूट पे जा रही होती है। तो यही सेम पंडित जी के साथ में भी हुआ और पंडित जी की ट्रेन लगभग 2:30 बजे वहां पे मुगल सराय पहुंचती है। उसके पश्चात
ट्रेन का डब्बा अलग कर दिया जाता है। वो ट्रेन जो सियालदह एक्सप्रेस थी वो ट्रेन अपनी रवाना हो जाती है, चली जाती है। उसके बाद में दिल्ली हावड़ा एक्सप्रेस में पंडित जी की ट्रेन का डब्बा जोड़ा जाता है। पंडित जी की ट्रेन का डब्बा जुड़ गया। ट्रेन को सुबह लगभग 6 बजे पटना पहुंचना था। पंडित जी की ट्रेन पटना के लिए रवाना हो चुकी। सुबह वहां पे चूंकि सभी को जानकारी थी, जनसंघ के सभी कार्यकर्ताओं को, कि पंडित जी आ रहे हैं, तो सभी लोग वहां पहुंच गए उनका स्वागत करने के लिए। ट्रेन आई, सारी ट्रेन में आगे से पीछे तक सब जगह देख डाला, पंडित जी नहीं उतरे, पंडित जी नहीं मिले। पटना स्टेशन पर पंडित जी नहीं मिले। सभी कार्यकर्ताओं ने ये सोचा कि दिल्ली में की बैठक जो थी वो महत्वपूर्ण बैठक थी, और उसमें चूंकि संपर्क के साधन बहुत सीमित थे, तो सभी कार्यकर्ताओं ने ये सोचकर, किसी भी अनहोनी को ना सोचते हुए, ये सोचा कि पंडित जी दिल्ली में संसदीय बोर्ड की जो बैठक है उसमें चले गए होंगे, और ये सोचकर सभी कार्यकर्ता अपने अपने घरों को वापस चले गए। अब इधर मुगल सराय में एक नई घटना जन्म लेती है। सुबह 2 से 3 बजे के बीच के आसपास एक लाइनमैन था या लीवरमैन था, जो भी हो, वो ट्रैक का निरीक्षण कर रहा था। उसने देखा पिलर नंबर 1267 के पास एक लाश पड़ी हुई है। उसने तत्काल स्टेशन मास्टर को सूचित किया। स्टेशन मास्टर आए, उन्होंने लाश को देखा। उसके बाद रेलवे पुलिस को सूचित किया गया। रेलवे पुलिस से पहले 2 सिपाही, कुछ समय पश्चात एक दरोगा आए। उसके पश्चात मेडिकल टीम जो रेलवे की रहती है उनको सूचित किया गया। वहां से डॉक्टर आए और डॉक्टरों ने रजिस्टर पर लिखा डेड, ऑलमोस्ट डेड। ये सारी चीजें भी रिकॉर्ड में हैं, और डॉक्टरों ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इतनी भीड़ हो गई, सब कुछ हो गया, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने यह अंदाजा नहीं लगा पाया कि यह लाश किस व्यक्ति की है। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह लाश राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है। एक भी व्यक्ति, चूंकि इतने सादगीपूर्ण जीवन उन्होंने व्यतीत किया, कभी भी विलासिताओं में नहीं रहे, कभी चमक धमक में नहीं रहे, हमेशा अपने काम में तल्लीन, हमेशा अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति। उसी समय एक व्यक्ति का आगमन होता है जो संघ के कुछ स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ था, उन बैठक में उनका या शाखा में उनका आना जाना लगा रहता होगा। भट्टाचार्य करके एक व्यक्ति थे, वो भी आए, और जैसे सभी लोग आमतौर पे अभी कोई मिट्टी हो जाती है तो भीड़ लग जाती है, तो उसी तरह से वो भी देखने के लिए आए। उन्होंने देखा, वो देखते ही तुरंत पहचान गए। उन्होंने कहा, अरे ये लाश तो पंडित जी की है। तो सभी लोग एकदम अवाक रह गए, कौन पंडित जी? उन्होंने पूरा बताया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जनसंघ के हैं, भारतीय जनसंघ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। तलाशी होती है। तलाशी में पंडित जी की जेब से सिर्फ 4 चीजें निकलती हैं। सबसे पहला, प्रथम श्रेणी आरक्षण का टिकट, प्रथम श्रेणी आरक्षण टिकट की पावती, एक घड़ी जिसमें नानाराव देशमुख लिखा हुआ था, और जेब से कुल 26 रुपए। इतनी चीजें उनकी लाश से बरामद हुई। लाश को वहीं धोती से ढक दिया गया। आगे की कार्रवाई जो रेलवे को अपनी करनी होती है, रेलवे की कार्रवाई अपनी प्रारंभ हुई। लोगों में खबर फैलने लगी कि पंडित जी का निधन हो गया है। उधर संसदीय बोर्ड की बैठक ले रहे थे अटल जी। बीच में उनका घर का एक नौकर था, वो उनको सूचना देने के लिए गया। अटल जी बीच में ही वहां पर रोने लगे। अब बात आती है कि पंडित जी की मृत्यु कैसे हुई। इसमें कुछ जानकारियां निकल के बीच में सामने आई थी। सर्वप्रथम जानकारी एक ये आई थी कि हाँ, एक विषय और महत्वपूर्ण छूट रहा है। पंडित जी की जब मृत्यु हुई, मृत्यु होने के बाद भी उनके हाथ में 5 रुपए का एक सिक्का इस तरह से मुट्ठी बंद थी उनकी, और इस इतनी मजबूती से मुट्ठी बंद थी वो कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी मुट्ठी खुली नहीं। जब वहां पे तलाशी हो रही थी तो उनकी उस मुट्ठी से हाथ से जबरदस्ती खोल के वो 5 रुपए का सिक्का निकाला गया। तो प्रथम बिंदु तो ये है कि उनके हाथ में आके 5 रुपए का सिक्का क्यों, क्या आवश्यकता थी उस
5 रुपए के सिक्के को हाथ पकड़ने के लिए। दूसरा विषय, एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो व्यक्ति संटिंग करता था। उसने ये बताया कि हमको एक व्यक्ति ने प्रलोभन दिया था कि उस जमाने में 400 रुपए का प्रलोभन दिया था कि जितना लेट हो सके उतनी लेट इस डब्बे की संटिंग दिल्ली हावड़ा ट्रेन से करना। तीसरा व्यक्ति वह बरामद हुआ, पकड़ा गया जो पंडित जी की कोटी पहने हुए था, मिला था। चौथा व्यक्ति वो पकड़ा गया जो पंडित जी के बिस्तर उठाए हुए था। ये बिस्तर वाली घटना पटना स्टेशन पे हुई थी। अब बाद में कोर्ट में वो पुलिस ने FIR दर्ज की, मुकदमा ट्रायल शुरू हुए, इन दो को पकड़ा गया। लेकिन ये जो दो, एक जो जैकेट पंडित जी की पहने हुए था और दूसरा व्यक्ति वो जो बिस्तर उठा लाया था, उसने उन दोनों को पकड़ के इस मामले में जेल में भेज दिया गया कि इन्होंने ही चोरी, और एक साधारण सा आरोप कि चोरी के आरोप में इन्होंने हत्या कर दी है। चोरी करने गए होंगे, पंडित जी ने विरोध किया और उसी समय इनकी हत्या कर दी इन्होंने और उनको चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया। लाश मिली थी 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास की बात है। चलती ट्रेन से फेंकने का मतलब है कि ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी। आखिर कैसे हुई, ये आज भी दिन रहस्यमय है उनकी मृत्यु, कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उसके बाद में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। CBI जांच भी हुई थी इनकी मृत्यु को लेकर, लेकिन CBI जांच ने भी यही अपना निष्कर्ष निकाला कि चोरी करने के लिए दो गए हुए थे और पंडित जी ने विरोध किया और इन्होंने विरोध करते समय उनको ट्रेन से धक्का दे दिया। उसके बाद में जस्टिस चंद्रचूड़ की बैठक हुई, चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। उन्होंने भी बहुत समय लगाया, जांच चलती रही, पूछताछ हुई, वहाँ स्थानीय स्थल पर गए, सभी लोगों से पूछताछ की जो पकड़े गए थे उनसे। हालांकि उनमें से जो 2 पकड़े गए थे उनको चोरी के आरोप लगाकर उनको जेल भेजा गया था, लेकिन उनके ऊपर मृत्यु का आरोप नहीं साबित हो पाया, तो इस वजह से वो छोड़ दिए गए। उनमें से एक व्यक्ति ऐसा था जो कई बार चोरी के आरोप में जा चुका था जेल, तो उसको 4 साल जेल की सजा हुई। लेकिन आज दिन तक कई सरकारें आई, स्वयं भाजपा की सरकार है। उस समय जो जनसंख्या दिसंबर 1967 तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे प्रहलाद मधोक जी, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने अटल जी और नाना देशमुख पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अटल जी और नाना देशमुख ने पंडित जी की हत्या करवाई है, क्योंकि यह लोग अपना कद बढ़ाना चाहते थे। अब उनकी बात को सीरियसली इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि प्रहलाद मधोक जी को पार्टी से बाहर निकाला गया था, तो लोग यही सोचने लगे कि इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है, तो ये इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये कुछ ना कुछ इसी तरह की सब। एक बार और एक पुष्टि ये भी सुनने में आती है कि मोरारजी देसाई की सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी, जो आज भी चर्चाओं में रहते हैं, आप सब अच्छी तरीके से परिचित होंगे, उन्होंने भी पंडित जी की मृत्यु के लिए पुनः जांच की सिफारिश की थी। तो बताते हैं अटल जी ने इस मामले को अपने प्रभाव से, चूंकि विदेश मंत्री थे उनकी सरकार में, तो इस मामले को दबा दिया था, ऐसा सुनने में आता है। अब मौत की सच्चाई क्या है, आज दिन तक किसी को पता नहीं है कि पंडित जी की मृत्यु कैसे हुई। कोई भी नहीं जानता है कि पंडित जी की मृत्यु कैसे हुई। तमाम जांचें हुई, सब कुछ हुआ। इस कहानी का अंत हम बस यहीं करते हैं और इस आशा के साथ कि शायद भविष्य में पंडित जी की मौत का असली कारण पता चल सके कि पंडित जी की मौत कैसे हुई थी। धन्यवाद, प्रणाम। आज की